आज का टॉपिक है कैटलिस्ट एंड कैटालाइसिस। कैटलिस्ट एंड कैटालाइसिस सिंपल वे में ध्यान देंगे, वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में डालने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे without itself undergoing any permanent chemical change are called catalyst and the process is called catalysis। पहले भी पढ़ चुके हैं, सेम केस, तो ध्यान से केवल देखना और बाद में पूछना। केमिकल सब्सटेंस which can change the rate of reaction, change the rate of reaction। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ बोलो बालक। हाँ जरा क्लास ले रहे थे, हम बाद में तुम्हें खुद कॉल कर देंगे। हाँ तो हमने क्या लिखा, केमिकल सब्सटेंस विच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ undergoing any permanent chemical change। Chemical change is called catalysis and process is catalysis। सिंपल वे में कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे और अपने अंदर कोई परमानेंट केमिकल चेंज ना लाए। पहले हमारी बात सुनेंगे फिर। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज लाएगा, फाइनली एज इट इज बाहर निकलेगा। फाइनली यानी कि केमिकल चेंज उसमें भी आता है, लेकिन परमानेंट केमिकल चेंज नहीं। परमानेंट केमिकल चेंज का मतलब रिएक्शन शुरू होते ही कैटलिस्ट भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद वो एज इट इज निकल जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि उसमें चेंज तो आएगा, परमानेंट केमिकल चेंज नहीं आएगा। दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट and process is called catalysis। बिल्कुल, and process is called catalysis। तो एग्जाम्पल वही देते हैं जो पहले दिए थे ताकि आप याद रखो कि ClO3 MnO2 ये बहुत जगह काम देता है, 3-4 चैप्टरों में ये रिएक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा। पी ब्लॉक में भी, सरफेस में भी, केमिकल काइनेटिक में भी। एक बार फिर से तन्मय, तुमने क्या लिखा हमने देखा नहीं, जल्दी लिखो। तुमने क्या लिखा देखे नहीं, जल्दी लिखो। तो जिस प्रोसेस में कैटलिस्ट होगा उसे में कैटालाइसिस होगा। नहीं, प्रोसेस को, कैटलिस्ट के वर्क को कैटालाइसिस बोल रहे हैं। कैटलिस्ट के वर्क को कैटालाइसिस बोल रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना, इस नेचर को कैटालाइसिस बोल रहे हैं। रिएक्शन को कैटालाइसिस नहीं बोल रहे हैं। कैटलिस्ट के नेचर को, हम जो एक्टिविटी वो यहाँ रोल कर रहा है उसे कैटालाइसिस बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देना, तो जो केमिकल सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे वो कैटलिस्ट, लेकिन वो केमिकल सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा दे,
कैटलिस्ट के पावर को बढ़ा दे उसे प्रोमोटर बोलेंगे। और वो केमिकल सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को घटा दे, कैटलिस्ट के पावर को घटा दे, उसे पॉइजन बोलेंगे। तो ध्यान देना सिंपल वे में, केमिकल सब्सटेंस, अभी कुछ लिखना मत, which can increase the activity, which can increase the activity of catalyst is called promoter, whereas chemical substance which decrease the activity of catalyst is poison. ध्यान देना, उसके बाद पूछो। तो एक एग्जांपल थोड़ा आप चेंज करते हैं, जैसे कि N2 plus 3H2 gives 2NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन। अगर तुमने यहाँ पर आयरन डाला तो आयरन इज द कैटलिस्ट। अब सेम रिएक्शन में आयरन के साथ साथ अगर तुमने मोलिब्डेनम डाला तो मोलिब्डेनम इज प्रोमोटर। ये इसके एक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन और फास्ट होगा। ये डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं करेगा, याद रखना ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में। इसका काम है इसके एक्टिविटी को बढ़ाना, इसका काम है इसके एक्टिविटी को बढ़ाना, इसके पावर को बढ़ाना, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो उसे हम प्रोमोटर बोलेंगे। अब जैसे कि ध्यान देना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, बहुत ध्यान देना, 11th क्लास शायद याद हो, पैलेडाइज चारकोल, लिंडलर कैटलिस्ट, याद करो हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड तोड़ेगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा, ये फिर से एक बॉन्ड तोड़ेगा, फिर से 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा। ये कैटलिस्ट 2 बार बॉन्ड तोड़ेगा और 2 4 हाइड्रोजन जोड़ेगा, 4 हाइड्रोजन जोड़ेगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3। लेकिन अगर हम इसमें सल्फर या क्विनोलिन डाल दें, अगर हम सल्फर या क्विनोलिन डाल दें तो ये इसके पावर को घटा देगा, जिसकी वजह से अब ये सिर्फ एक ही बॉन्ड को तोड़ पाएगा और 2 ही हाइड्रोजन जोड़ पाएगा, यानी मुझे एल्कीन मिलेगा। और अगर ये ना डालें तो सीधे एल्केन मिल जाएगा। तो सल्फर या क्विनोलिन यहाँ पर पॉइजन का काम कर रहा है, इसके पावर को घटा रहा है। ये यहाँ पर पॉइजन का काम कर रहा है, इसके पावर को घटा रहा है। तो मोलिब्डेनम इसके पावर को बढ़ाया प्रोमोटर, सल्फर और क्विनोलिन इसके पावर को घटाया पॉइजन। इस वजह से सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़कर 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। अगर ये ना होता तो ये दोनों बॉन्ड तोड़ता, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ता और 2 H2 यानी 4 हाइड्रोजन जुड़ जाता। तो जो कैटलिस्ट के पावर को बढ़ा दे प्रोमोटर, जो कैटलिस्ट के पावर को घटा दे वो पॉइजन, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे वो कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में 3 बातें हैं। अब एक एक करके आप लोग को जो भी पूछना है जल्दी पूछो। फर्स्ट वाले में ये हमारा कैटलिस्ट है और ये प्रोमोटर है, यहाँ पॉइजन नहीं है।
यहाँ ये कैटलिस्ट है और ये पॉइजन है। हमने दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल, ये कैटलिस्ट, ये प्रोमोटर, ये कैटलिस्ट, ये पॉइजन। सीधी सी बात है, पॉइजन डालने की वजह से नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल कम कर देता है, नंबर ऑफ कॉलिजन कम कर देता है इनकी वजह से। नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल को बढ़ा देना, इंटरेक्शन कर देना, एनर्जी प्रोवाइड कर देना, सारे मिक्स कारण है। ये इसके पावर को बढ़ा देता है, मतलब इसके सरफेस एरिया बढ़ा देगा। हाँ, ये मार्कोनिकॉफ यहाँ है, ये मार्कोनिकॉफ की बात नहीं करेंगे, मार्कोनिकॉफ यहाँ नहीं है। मार्कोनिकॉफ में प्लस माइनस होता है, यहाँ पर कोई प्लस माइनस वाली बात नहीं। ठीक, तो सिंपल वे में, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सर कैटेलाइसिस क्या टाइप है, क्या लिखा गया, फिर से बोलिए। क्वेश्चन कुछ अजीब अजीब सा पूछा जा रहा है, जल्दी पूछिए। अभी लास्ट में किसी ने कुछ लिखा, क्या लिखा, जल्दी। लिखते भी नहीं है, जल्दी लेट हो जाते हैं अपने दिमाग में। सर कैटेलाइसिस का टाइप ही तो है प्रोमोटर एंड पॉइजन। नहीं बाबू, कैटेलाइसिस का टाइप नहीं है। कैटलिस्ट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, प्रोमोटर और पॉइजन कैटलिस्ट को अफेक्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। ठीक ना, ध्यान देना। ये पॉइजन और प्रोमोटर कैटलिस्ट को अफेक्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन को तो कैटलिस्ट अफेक्ट करता है। थोड़ा जल्दी। नेक्स्ट, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस थ्योरी है, इसलिए थोड़ा जल्दी। हेट्रोजीनियस एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हो। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट प्रोडक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हो, होमोजेनियस। डिफरेंट फेज में हो, हेट्रोजेनियस। तो सीधी सी बात है, रिएक्शन और प्रोसेस in which reactant and catalyst are in same phase, is homogeneous catalyst। और reaction or process in which reactant and catalyst, अभी कुछ मत लिखे, reactant and catalyst are in different phase। जब हम लिख रहे हो तो उस वक्त कुछ मत लिखिए। दोनों काम कैसे होगा, इधर भी देखेंगे, आपका चैट भी देखें, नजर रखते हैं लेकिन क्लियर वे में नहीं देख पाते। इज हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस। पहले एग्जांपल दे दे, फिर आपसे बात करेंगे। तो एक एग्जांपल जैसे कि SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, बैलेंस कर लेते हैं। ये 2, ये 2, ये भी गैस, ये भी गैस, इत्तेफाक से ये भी गैस। इनका जो कैटलिस्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो भी गैस। तो ये होमोजेनियस का एग्जांपल, जिसमें सारे रिएक्टेंट कैटलिस्ट। और एक यही एग्जांपल ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ आयरन ले लेते हैं।
ये गैस, ये सॉलिड, ये गैस। तो ये हमारा हेट्रोजेनियस, ये हमारा हेट्रोजेनियस। अब आप मुझे यहाँ पर मुझे बताएं क्या दिक्कत है। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ बोलो, जिसे कोई दिक्कत हो बोलो, सिंपल वे में है। एक बार रिपीट। प्रोमोटर क्या है? अरे यार, ध्यान से सुनोगे तब समझ आएगा। जो केमिकल सब्सटेंस कैटलिस्ट का पावर बढ़ा दे, मान लो ये इंसान है और ये रिवाइटल कैप्सूल है, तो रिवाइटल खाते इसका पावर बढ़ गया, तो ये प्रोमोटर। और ये कैटलिस्ट है, इसने जंक फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया, इसका पावर कम हो गया, तो ये पॉइजन। जो कैटलिस्ट के पावर को बढ़ाए वो प्रोमोटर, और जो कैटलिस्ट के पावर को घटाए वो पॉइजन। कितना सिंपल है। जो भी केमिकल सब्सटेंस। अब यहाँ एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सारे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हो, सारे गैस या सारे लिक्विड या सारे सॉलिड, होमोजेनियस। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें डिफरेंट फेज हो, ये गैस है तो ये सॉलिड, डिफरेंट फेज हो तो हेट्रोजेनियस। सिंपल सा रिएक्शन, कुछ खास है नहीं इसमें। किसी को कुछ पूछना है या आगे चले? जल्दी बोल दीजिए। चले? सिंपल है थ्योरी। ध्यान देना। मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस। यानी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस होता कैसे? सबसे पहले क्लासिकल था, अब मॉडर्न। तो जो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी is the combination of intermediate compound formation theory and old adsorption theory। एडजॉर्प्शन थ्योरी शॉर्ट में हमने लिख दिया, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। इट इन्वॉल्व 5 स्टेप। इट इन्वॉल्व 5 स्टेप। हमारी बात को जरा तसल्ली से सुनना और समझना, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। नहीं सुनोगे तो 2 बार 3 बार सवाल पे सवाल पूछोगे। ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी का सिंपल मतलब एडजॉर्ब करने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है और रिएक्शन हो जाता है, जिसका बाद में कोई सेंस नहीं निकला, उसको रिजेक्ट कर दिया। सिंपल ये। तो नया मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी बना, यानी उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने के लिए। ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी में ये कहा गया कि रिएक्टेंट को कैटलिस्ट एडजॉर्ब करके सरफेस एरिया बढ़ाता है और प्रोडक्ट बन जाता है, तो इसको रिजेक्ट किया गया। क्यों? बोला गया इसमें प्रॉपर वे नहीं दिख रहा। तो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी इंटरमीडिएट को भी कंसीडर किया, इंटरमीडिएट यानी ट्रांजिशन स्टेट। और फिर ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, दोनों को मिलाकर नया थ्योरी बना, जो दोनों के मिक्स कंडीशन को दिखाता। अब हमारी बात को ध्यान से सुनना। तुम अपने आप को रिएक्टेंट मानो और मुझे कैटलिस्ट मानो।
तुम अपने आप को रिएक्टेंट मानो और मुझे कैटलिस्ट मानो। 5 स्टेप में होता है, 5 स्टेप। ध्यान देना। पहला स्टेप, तुम अपने घर से हमारे ट्यूशन सेंटर की तरफ मूव किए ट्यूशन पढ़ने के लिए। दूसरा स्टेप, हमने तुम्हें कन्विंस किया, समझाया, अपना सारा रूल्स रेगुलेशन बताया और पढ़ने के लिए अपने यहाँ बिठाया। तीसरा स्टेप, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें लायक बनाया। चौथा स्टेप, सब होने के बाद तुमने पेपर दिया बोर्ड का और 95 से ऊपर परसेंटेज लाकर 100% ला करके पास आउट हो, और फाइनली मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैं कैटलिस्ट एज इट इज अपने कोचिंग सेंटर पे बैठा रहा। क्या ये बात समझ आया? क्या ये बात समझ आया? अब एज इट इज हम वही लिखने वाले हैं। हम एज इट इज वही लिखने वाले हैं। अब जरा ध्यान देना, तब समझ आएगा। अब एज इट इज 5 स्टेप वही लिखने वाले हैं। अब हमारी बात को ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट डिफ्यूज होकर कैटलिस्ट की तरफ गया। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट on the surface of catalyst। कैटलिस्ट हम हैं, तुम रिएक्टेंट हो, तुम डिफ्यूज हो गए। डिफ्यूज का मतलब रिएक्टेंट के सरफेस पर आकर गिरे, मतलब बिखर कर, तो तुम हमारी तरफ आए। पहला स्टेप। दूसरा, हमने तुम्हें बिठाया, समझाया, कन्विंस किया, मतलब हमने तुम्हें एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम हैं यहाँ, तुम रिएक्टेंट हो। जब तुम मेरी तरफ आए, हमने तुम्हें कन्विंस करके अपने कोचिंग पे बिठाया, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। एड्सॉर्ब किया तुम्हें और अपने कोचिंग में बिठाया। एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। फिर हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस on the surface of catalyst। फोर्थ पॉइंट, जब सब कुछ हो गया तो तुम एग्जाम दिए, पास आउट हो गए। डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। फाइनली कैटलिस्ट का साथ छोड़कर प्रोडक्ट हट गया, यानी डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। तो हमने जो कहानी सुनाया उसी को ध्यान में रखें तो आपको समझ आएगा। कोई दिक्कत? जिसे दिक्कत है फिर से बोलो। हमारे 5 स्टेप को पहले याद करो और उन्हीं से कंपेयर करो। क्या इंटरमीडिएट? तो हम तो प्रोसेस बता रहे हैं, इंटरमीडिएट तो यही होगा ना। हम तो प्रोसेस बता रहे हैं।
केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस यानी इंटरमीडिएट बना। हमें सिर्फ प्रोसेस बताना है, रिएक्शन नहीं। मैकेनिज्म यहाँ थियोरिटिकल है। कहीं कोई दिक्कत हो किसी के माइंड में, बोलोगे जरूर। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, बिल्कुल नहीं। कैटलिस्ट का केमिकल कॉम्पोजिशन कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि टीचर, तुम आए, पढ़े लिखे, हम टीचर, कैटलिस्ट तुम में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन फाइनली तुम चले गए तो टीचर तो वही रह गया। अब इसी को AB प्लस ए, इसी को H2 प्लस Cl2 वाला एग्जाम्पल से तुम कॉम्प्लेक्स बना करके दिखा सकते हो, और फाइनली प्रोडक्ट HI, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट। हमें प्रोसेस सिर्फ लिखना है। ठीक है। ओ सॉरी, अरे जल्दीबाजी में कुछ लिख देते हैं। आगे चले। इंपॉर्टेंट फीचर्स, एक सेकेंड। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। किसी को कुछ पूछना है फाइनली पूछ ले, क्योंकि सारा चैटिंग हमने देखा नहीं, बहुत बच्चे कुछ ना कुछ लिखते चले। हम आगे चले। इंपॉर्टेंट फीचर्स, बस इतना याद रखना, थ्योरी है, बहुत कुछ लर्न करना, केवल थ्योरी। पहला पॉइंट, एक्टिविटी। एक्टिविटी, एक सेकंड का। फोर्थ, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि पेपर देने के लिए तुम मेरे पास से चले और जब रिजल्ट निकल गया तब मुझे साथ छोड़े। डिसॉर्प्शन का मतलब प्रोडक्ट बन के अलग हटना, और फाइनली टोटल प्रोडक्ट बनने के बाद कैटलिस्ट से अलग हट जाना। वहां पर सरफेस खाली करना ताकि दूसरा प्रोडक्ट आए, फिर तीसरा, ये जगह खाली करना, और जब सारा प्रोडक्ट बन गया तो अलग हट। आप में से कोई बताएगा एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। सब लोगों ने अलग अलग तरीके से जवाब दे दिया, हमें सब लोगों का देख लिया। अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। आपने अभी अभी पढ़ा नहीं, जो पहला स्टेप होता है ये कैटलिस्ट का वर्क, वही एक्टिविटी होता है, वही एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का सिंपल मतलब, ये कैटलिस्ट ये रिएक्टेंट, या ये कैटलिस्ट ये रिएक्टेंट। नहीं नहीं, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, आपकी बात हो चुकी। एक सेकंड, 1 मिनट तक आपकी बात सुनते रहे। ये रिएक्टेंट, ये सॉरी, ये कैटलिस्ट ये रिएक्टेंट, ये कैटलिस्ट ये रिएक्टेंट। कैटलिस्ट रिएक्टेंट को इस हद तक पकड़े कि उसकी मोबिलिटी बना रहे, इस हद तक ना पकड़ ले कि वो इमोबिलाइज्ड हो जाए। दैट इज एक्टिविटी। बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल। कोई भी कैटलिस्ट का एक्टिविटी का मतलब, पहला स्टेप, कैटलिस्ट रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब करता है। कैटलिस्ट रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब करता है।
तो एड्सॉर्बिंग पावर इस हद तक होना चाहिए कि इसकी मोबिलिटी बना रहे, इस हद तक न हो जाए कि वो इमोबिलाइज्ड हो जाए। दैट इज एक्टिविटी। समझ आया हमने क्या कहा? एड्सॉर्बिंग पावर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, एड्सॉर्बिंग पावर को एक्टिविटी कहते हैं। तो सिंपल वे में लिखा क्या जाए एक्टिविटी में? ध्यान देना, ध्यान से, अभी कुछ तुम लोग मत बोलना कि इट डिपेंड्स ऑन strength of chemical adsorption. Strength of chemical adsorption. Reactant adsorb in such a way to become active. इस तरह से एड्सॉर्ब होना चाहिए कि वो एक्टिव रहे। टू बिकम एक्टिव, दे मस्ट नॉट गेट एड्सॉर्ब, इस तरह से नहीं, सो स्ट्रांगली दैट दे बिकम्स immobilized. हमने जो कहा वही लैंग्वेज लिखा। It depends on strength of chemical adsorption. Reactant adsorbed in such a way to become active, वो एक्टिव रहना चाहिए। They must not get adsorbed so strongly that they become immobilized. That is the activity. कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो बोलना जरूर, जिन्हें प्रॉब्लम है वो बोलना। एक्टिविटी का सिंपल मतलब ये, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जिन्हें प्रॉब्लम हो वो बोलेंगे। सेलेक्टिविटी, दूसरा पॉइंट, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का सिंपल मतलब सेम रिएक्टेंट से। हाँ जी कविता बाबू कुछ पूछ रहे हैं, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा क्या पूछना है। एक बार ये पॉइंट रिपीट कर दो, वेरी सिंपल, ध्यान देना। ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये कैटलिस्ट, ये रिएक्टेंट। कैटलिस्ट का काम है रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब करना, इस हद तक एड्सॉर्ब करे कि इसकी मोबिलिटी बना रहे, इस हद तक एड्सॉर्ब ना करे कि वो इमोबिलाइज्ड हो जाए, क्योंकि इमोबिलाइज्ड होगा तो रिएक्शन कैसे होगा? हमने वही लिखा, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन। स्ट्रेंथ, reactant adsorb in such a way to become active, in such a way to become active. They must not get adsorbed so strongly that they becomes immobilized. इस हद तक न हो जाए कि वो immobilized हो जाए। Immobilized का मतलब घूमना ही बंद हो जाए। That is activity. Very simple. अब selectivity, सेलेक्टिविटी भी बहुत सिंपल है। बिल्कुल सही, अहमद का सही जवाब। ध्यान देना, सेलेक्टिविटी का मतलब एक ही रिएक्टेंट से कैटलिस्ट बदल बदल कर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना। एक ही रिएक्टेंट से कैटलिस्ट बदल बदल कर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना सेलेक्टिविटी। कैटलिस्ट बदल रहे हैं, रिएक्टेंट वही है। तो एक लाइन पहले, ज्यादा नहीं, कि it is its ability to direct
to direct the reaction, अभी ध्यान से देखना, direct the reaction to give particular product, ध्यान देना, CO plus H2, CO plus H2, बैलेंस बाद में करेंगे, CO plus H2, CO plus H2, रिएक्टेंट सेम है, रिएक्टेंट सेम, प्रोडक्ट बदलेगा, कभी हाइड्रोकार्बन, कभी अल्कोहल, कभी एल्डिहाइड, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम रिएक्टेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलिक भी बनता है एसिड, कारण कैटलिस्ट बदलने से, अगर निकेल है तो हाइड्रोकार्बन प्लस वाटर, और अगर तुमने कॉपर या जिंक ऑक्साइड लिया, Cu या जिंक ऑक्साइड साथ में क्रोमियम ऑक्साइड, तो ये तुम्हें देगा अल्कोहल, अगर तुमने सिर्फ कॉपर लिया तो ये देगा एल्डिहाइड। तो सेम रिएक्टेंट, बैलेंस नहीं किया अभी, सेम रिएक्टेंट कैटलिस्ट बदलने से प्रोडक्ट बदल जाए, दैट इज सेलेक्टिविटी, दैट इज सेलेक्टिविटी। कोई दिक्कत? किसी के माइंड में कुछ भी हो पूछ लो ताकि आगे चले जल्दी, किसी के माइंड में कुछ भी हो पूछ लो ताकि आगे चले जल्दी, ठीक है? आगे चलते हैं, ध्यान दें, समझना है और लर्न करना है थियोरेटिकल, पहले बता चुका। अगला टॉपिक सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइसिस। एक सेकंड रुके, चलो रुक गए, पीछे का दिखाना है, अभी रुक जाओ। हाँ, टॉपिक लिख ले केवल, सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइसिस। बोलिए। बिल्कुल, चेंज इन कैटलिस्ट कैन चेंज द प्रोडक्ट। उत्सव ने पूछा कि सर चेंज इन कैटलिस्ट कैन चेंज द प्रोडक्ट, तो सीधी सी बात है बालक, कैटलिस्ट हमने आपको कहा कि मैं खुद कैटलिस्ट हूँ, अगर मेरे जैसे कैटलिस्ट से पढ़ोगे तो प्रोडक्ट 95 से 100 होगा, किसी और कैटलिस्ट से पढ़ोगे तो हो सकता है 75 to 80 हो, प्रोडक्ट बदलेगा कि नहीं? तो कैटलिस्ट की वजह से तो प्रोडक्ट बदल ही जाता है, समझ गए? चलिए तब आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ ध्यान देंगे, चलिए। सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साइज के बेसिस पर कैटलिस्ट का होल को सेलेक्ट करना, पोर को सेलेक्ट करना। एक्चुअली में कैटलिस्ट ऐसा होता है और रिएक्टेंट इसमें जाकर एडजस्ट होता है, ठीक? तो मॉलिक्यूल के पार्टिकल के साइज, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साइज के बेसिस पर कैटलिस्ट का पोर स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना, दैट इज सेल्फ सेलेक्टिव। यूं समझ लो ताले चाबी वाली बात, हम ताले के नॉब को देखकर
हम चाबी सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा चाबी इस ताले के लिए सही हो, क्योंकि हर तरह का होता है। दैट इज सेफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस, बिल्कुल सही। लॉक एंड की मैकेनिज्म इसे कहते हैं, सेफ सेलेक्टिव। तो कैटलिस्ट का कैटलिस्ट का सेलेक्ट करना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के शेप के बेसिस पर। कैटलिस्ट का सिलेक्शन on the basis of shape of reactant and product molecule, that is shape selective catalysis। कोई दिक्कत? एक लाइन लिखते हैं फिर से एक बार। कैटालाइटिक रिएक्शन बहुत ध्यान देना। that depends on the पोर स्ट्रक्चर का मतलब कैटलिस्ट में जो होल्स होते हैं, पोर स्ट्रक्चर। मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, कभी देखे मधुमक्खी का छत्ता? उसी की तरह पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ reactant and product molecule is called shape selective catalysis। एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो जियोलाइट, आपने ये पढ़ा होगा किसमें, क्या कहते हैं, 11th में पढ़े हैं, सेकंड बुक में। जियोलाइट, सिलिकॉन, पी ब्लॉक में आपने पढ़ा है, बिल्कुल पी ब्लॉक में आपने पढ़ा है। जियोलाइट इज द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही है मत। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे प्रॉपर वे में सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट बोलते हैं या फिर सिंपल एल्यूमिनो सिलिकेट। इट इज एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनो सिलिकेट। सर शेप ऑफ प्रोडक्ट भी देखेंगे, बिल्कुल शेप ऑफ प्रोडक्ट भी तो देख, मतलब जो रिएक्टेंट का शेप होगा उसी के बेसिस पर आपने कैटलिस्ट सेलेक्ट किया तो प्रोडक्ट भी तो वैसा ही बनेगा। मतलब मुझे जैसा प्रोडक्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग कैटलिस्ट लें, दोनों के लिए है ये। तो ये क्या लिखा हमने, इट इज एल्युमिनियम सिलिकेट हैविंग हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जियोलाइट का ही एक पार्ट है जिसका नाम है, जियोलाइट का ही शॉर्ट नेम है ZSM5। ये भी जियोलाइट है, ZSM5। इसका काम है अल्कोहल से पेट्रोल बनाना, इसका काम है अल्कोहल से पेट्रोल बनाना, यानी कन्वर्ट अल्कोहल टू पेट्रोल। उसके काम में गैसोलीन बनाना। अब कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत बोलना। लर्न तो सब रखना है, ध्यान देना। एक ऐसा कैटलिस्ट का सिलेक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के शेप के बेसिस पर शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस कहलाता है। Catalytic reaction depends on the pore structure of catalyst। होल्स, जो कैटलिस्ट में होल्स होते हैं, मधुमक्खी की छत्ता बोले, एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, दैट इज शेप सेलेक्टिव। तो जियोलाइट एक शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। कोई दिक्कत? अगला टॉपिक एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं,
उनमें जो कैटलिस्ट यूज होता है उसे एंजाइम कहते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन के सारे कैटलिस्ट को एंजाइम कहा जाता है। ये एंजाइम जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंडीशन अप्लाई, obtained from plants and animals। तो सबसे पहले एंजाइम के बारे में, इट इज, ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स। अरे बालक, सारे एंजाइम तो प्रोटीन ही होते हैं, सीधी सी बात है। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। ऑल ओर आर मिनरल, बट ऑल मिनरल आर नॉट ओ। हाँ, राइबो एंजाइम बहुत सारी बातें हैं। हमारी बात अब सुनो। जितने भी हाई मॉलिक्यूलर मास वाले प्रोटीन हैं वो एंजाइम है। लो मॉलिक्यूलर मास वाले प्रोटीन एंजाइम थोड़े ही होते हैं। तो एंजाइम का दूसरा नाम प्रोटीन ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, एक पॉलीमर होता है। ये कोई छोटा सा पॉलीमर नहीं है, वेरी लार्ज पॉलीमर होता है। तो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले जितने प्रोटीन हैं सारे के सारे एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम प्रोटीन ही है, बिल्कुल सही। तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स, अब हमें कुछ लिखने दें। इट इज ए कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब जो हमने कहा वो भी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज न होना। दे आर प्रोटीन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। हाई मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली में ये होता है एंड यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिएक्शन या एक्टिविटी, इसलिए हम इसे बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, आप जानते भी हैं। इनवर्टेज, जिसमें एज लगता है, जाइमेज, यूरिएज, ईटीसी, बहुत है। ये सारे के सारे एंजाइम कैटलिस्ट हैं। अब इनके अंदर कुछ खास बात, इनके अंदर कुछ खास बात ध्यान देना। दे आर हाईली एफिशिएंट। एक एग्जांपल देते हैं। घर में 5 लीटर दूध है, घर में 5 लीटर दूध है। गलती से आधा चम्मच दूध के, सॉरी, गलती से आधा चम्मच दही दूध में गिर गया। हमने किसी से बताया नहीं कि छोड़ो ना, आधा चम्मच दही ही गिरा है ना, चुप करके रह गए। और जब सुबह उठे तो पूरा का पूरा दूध दही बन गया। लैक्टोबैसिलस एक्शन करेगा, बिल्कुल सही। लेकिन हमारा पॉइंट है दे आर मोस्ट हाईली एफिशिएंट। दे आर हमारा टॉपिक कुछ है, हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट का मतलब एक मॉलिक्यूल एंजाइम रिएक्टेंट के लाखों मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है। एक मॉलिक्यूल एंजाइम सिंथेटिक कैटलिस्ट एफिशिएंट नहीं होता। हम सिंथेटिक में नहीं है, हम यहाँ पर क्या बोले, लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स में है। हम जिसकी बात कर रहे हैं, obtained from living plant and animals, they are highly efficient। एक मॉलिक्यूल एंजाइम रिएक्टेंट के लाखों मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है।
दूसरा हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक मतलब हाईली स्पेसिफिक यानी कि कहीं एक ही जगह काम करेगा, हर जगह नहीं। जैसे इन्वर्टेज, इन्वर्टेज का काम है सुक्रोज से ग्लूकोज बनाना, तो ये सिर्फ सुक्रोज से ग्लूकोज ही बनाने में काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा। हाईली स्पेसिफिक, ये सिर्फ वहीं काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा। एंड एक्ट अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। सर्दियों के मौसम में आसानी से दही नहीं बनता, गर्मी के मौसम में आसानी से बनता है, क्योंकि इसका एंजाइमेटिक एक्शन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। वो टेम्परेचर ना मिले तो काम नहीं करेगा। ये पर्टिकुलर पीएच पर होता है, मिलावटी दूध में ये काम नहीं करता है। तभी तो कभी कभी देखते हो घर में दही वही प्रोसेस से बनाया गया लेकिन सही दही नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसका पीएच अलग है। क्यों पीएच अलग है? क्योंकि उसमें मिलावटी है। तो दूध अगर सही नहीं होगा तो पीएच इम्बैलेंस होगा, पीएच इम्बैलेंस होगा तो एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होगा। ये किसी ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पर वर्क करता है। तो ये जो 3-4 प्रॉपर्टीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईली एफिशिएंट, हाईली स्पेसिफिक, एक्ट अंडर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर, ये सारी बात। और एक खास बात, इट फॉलो लॉक एंड की मैकेनिज्म, इट फॉलो लॉक एंड की मैकेनिज्म। फॉलो लॉक एंड की मैकेनिज्म का मतलब एंजाइम प्लस रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं। ये दोनों मिल करके कॉम्प्लेक्स बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाए। और अब ये जो ईएस है, जब एंजाइम अलग होगा तो प्रोडक्ट अलग हो गया। लॉक एंड की मैकेनिज्म का फिर से मतलब, इसका ये मतलब नहीं कि ये चाबी इसी ताला को खोलेगा, किसी और ताला को नहीं। कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट को कहते हैं बालक, ध्यान देना। ये चाबी इसी ताला को खोलेगा, किसी और को नहीं। दूसरे सेंस में ये भी तो ये निकला कि ये ताला भी इसी चाबी से खुलेगा, किसी और चाबी से नहीं। यानी बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। लॉक एंड की मैकेनिज्म का ये मतलब कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। ये चाबी ही सिर्फ इस ताला को नहीं खोलेगा, ये ताला भी सिर्फ इसी चाबी से खुलेगा। इन्वर्टेज जो है सुक्रोज से ग्लूकोज बनाता है। ये भी हमने पढ़ा नहीं फौजिया, एक बार फिर से लिखना, पहले सुन लो। ये इन्वर्टेज जो है सर, ये मैकेनिज्म वो कैटलिस्ट फॉलो नहीं करते जो एंजाइम नहीं है। नहीं, हर कैटलिस्ट ये फॉलो नहीं करता है, हर कैटलिस्ट ये फॉलो नहीं करता है। कारण आयरन, आयरन एक कैटलिस्ट है, क्रोमियम एक कैटलिस्ट है, एमएन एक कैटलिस्ट है। इसका ये मतलब थोड़ी है आयरन एक ही जगह काम करता है। बहुत ऐसे रिएक्शन है जिसमें आयरन कैटलिस्ट है, बहुत ऐसे रिएक्शन है जिसमें क्रोमियम कैटलिस्ट है, बहुत ऐसे रिएक्शन है जिसमें मैंगनीज कैटलिस्ट है। लेकिन इन्वर्टेज सिर्फ सुक्रोज से ग्लूकोज बनाता है और कहीं नहीं काम करता है। दूसरे सेंस में सुक्रोज से ग्लूकोज भी केवल इसी से बन सकता है, किसी और से नहीं। लॉक एंड की मैकेनिज्म का सिंपल मतलब ये कि बोथ आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। क्या उम्मीद करे आपको समझ आया? क्या उम्मीद करे आपको समझ आया? कोई दिक्कत? तो आपका कैटलिस्ट एंड कैटालाइसिस टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता। आगे चले। अरे नहीं समझ आया? आगे चलते हैं।
किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो साफ कहना कि मुझे नहीं समझ आए, साफ शब्दों में कह देना। अब नया टॉपिक। यस बाबू, क्यों बोल रहे हो कल करा देना, अभी तो थोड़ा टाइम है। कोलॉइड, नया टॉपिक। कोलॉइड, ध्यान देना, एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइड एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से सुनिए। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ये फिजिक्स का क्लास है, ये क्यों कहते हो? हमने 1.25 घंटे का टाइम दिया है, आप लोग क्यों पहले भागने पे थे? चलो हम भी पेज क्यों गंदा करें, फिर अपने समझाओ, यहीं से शुरू करेंगे। साइज के बेसिस पर सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। साइज के बेसिस पर सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। एक, जो खुली आंख से भी ना दिखे, माइक्रोस्कोप से भी उसके पार्टिकल ना दिखे, ट्रू सॉल्यूशन। एक, जिसके पार्टिकल खुली आंख से ना दिखे लेकिन माइक्रोस्कोप से दिख जाए, कोलॉइड्स। एक, जो खुली आंख से दिख जाए, सस्पेंशन। सस्पेंशन, मुझे कोलॉइड पढ़ना। कोलॉइड, जो खुली आंख से न दिखे लेकिन माइक्रोस्कोप से दिख जाए। आखिर इसका साइज कितना होगा? तो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच सारे साइज को कोलॉइड बोलेंगे। 1 नैनोमीटर से कम हो तो, 1000 नैनोमीटर से ऊपर हो तो, और 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच अगर पार्टिकल का साइज है, उन सब को कोलॉइड बोलेंगे। ऐसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नाम बदल दिया गया डिस्पर्स्ड फेज। सॉल्वेंट का भी नाम बदल दिया गया डिस्पर्सन मीडियम। सॉल्यूट डिस्पर्स्ड फेज, सॉल्वेंट डिस्पर्सन मीडियम, और सॉल्यूशन का नाम होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। और जो पार्टिकल होंगे सॉल्यूट को, उसे हम कोलॉइड बोलेंगे। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो कोलॉइड, सॉल्यूशन का नाम कोलॉइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज, सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम। ऐसा सॉल्यूशन का पार्टिकल माइक्रोस्कोप से दिखता है, खुली आंख से नहीं दिखता है। ये साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, और मीटर में लेंगे तो 10 टू द पावर -9 टू 10 टू द पावर 6 मीटर लेंगे। कोई दिक्कत? बच्चे भागने पे तुले हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जाना है, तो चलो आज के लिए हम यहीं पर